अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बजाय क्या माजी के फैसलों पर इनसार कर रहा है? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है, क्या आने वाले मुस्तकबिल में वो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित होंगे? और जो इस वक्त मसवदा तैयार किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक, वो टेस्ट क्रिकेट पर कितना इनसार करेगा? ये एक बुनियादी सवाल है। इन्हीं सवालात को जानने के लिए और बहुत अहम गुफ्तगू करने के लिए आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शायद जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका जो क्रेडिट है वो भी उन्हें मिलता है, जो तनकीद होती है उसका भी सामना वो करते हैं और हर चीज़ के लिए आगे आके खुद जवाब देते हैं। और आज भी हमने इन्हें मदऊ किया तो उन्होंने हमें जो है टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद है, हमारे प्रोग्राम का पार्ट हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए आकिब जावेद साहब, आपने टाइम दिया हमें। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, अब हम देख रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चीज़ें कर रहा है, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर बात की जा रही है, लेकिन साथ साथ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्हें शायद ये फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं। अब मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर्स की तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबर आजम को आपने वापस से कप्तान बना दिया, इसमें कौन सी कोई जो है हिकमत अमली है? और मैंने देखा बासित अली साहब का इंटरव्यू, मैंने रमीज़ राजा का देखा, मैंने राशिद लतीफ़ साहब का देखा, वो सब यही कह रहे हैं माजी में शान को लगाया, क्या उसके पास इतने इख्तियारात थे जो अब बाबर आजम को आपने लगाया? और जो टीम बाबर आजम को दी जा रही है वो बाबर आजम से पूछ के दी जा रही है। देखिए, इसमें जो कप्तान है, आपने किसी ने एक प्लेयर ने कैप्टन बनना होता है। शान है, 3 साल पहले उनको 2023 में कैप्टन बने थे। और मैं समझता हूँ कि 3 ईयर एक अच्छा टाइम है जिसमें किसी भी कप्तान को आप बनाते हैं, फिर उसको आप एवेल्युएट करते हैं। अभी जब नए कप्तान की बात आ रही थी टेस्ट के हवाले से, तो उसमें हमने ये देखना है कि कौन सा प्लेयर इस वक्त सूटेबल है, कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इन्फॉर्म भी है और उसकी टीम के अंदर एक से है, जो वो बात करे या वो जिस तरह से फैसले कर सकता है। तो बाबर से बेहतर कोई चॉइस हमें नजर नहीं। हमने डिस्कशन जब की तो उसमें बहुत सारे एक दो नाम ही जहन में होते हैं। अगर आप जो ये लोग कह रहे हैं कि जी बाबर को क्यों बनाया, तो मैं कहता हूं कि वाई नॉट बाबर। अगर बाबर को बनाया है तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जो उनको लगता है कि जो बाबर जो है वो सूटेबल नहीं था, कोई और हो सकता था। जितने सिलेक्टर्स बैठे उन्होंने डिसाइड किया कि बाबर इज द गुड ऑप्शन एट दिस स्टेज। अच्छा, एक और तो चीज़ वो बाबर बड़ी को हमने जो है इस पर बैक किया कंफ्यूजन, एज कैप्टन। जी जी, एक और चीज़ बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। सलमान अली आगा भी क्या ऑप्शंस में थे? अगर वो थे, क्या उन्होंने इनकार किया था? ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और क्या कंसीडर किया जा रहा था सऊद शौकील को भी? और इमाम का भी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल है, वो कह रहे हैं मैं भी ऑप्शन था, मुझसे पूछा नहीं गया। ये बातों में कितने हद तक सदाकत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज का जो दौर है ना, इसके अंदर आम आदमी तो कंफ्यूज हो ही जाता है ये सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं हैरान होता हूँ जब जो लोग प्रोफेशनल हैं वो भी ना इस कंपेन की या जो खबरें चलती हैं फेक, उनको मानना शुरू कर देते, क्योंकि आज ये नहीं पता चलता कि कौन सी जो वीडियो वो एआई की है, कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी सही न्यूज है। सही बात। देखिए, ये एक क्रिकेट बोर्ड है जिसमें सिलेक्टर्स हैं, वो जो चारों पांचों सिलेक्टर्स बैठ के एक डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एक वो फैसला करते हैं कि ये बाबर, जैसे हमने किया कि बाबर इज गोइंग टू बी द टेस्ट कैप्टन। अब इसके अलावा जो डिस्कशन हुई हमारी, डेफिनेटली जब आप बात शुरू करते हैं, साउथ की भी बात हुई, आगा सलमान के ऊपर भी डिस्कशन हुई, लेकिन ये नहीं है कि जी हमने उसको अप्रोच किया, उसने ना कर दी या उसने मना कर दिया। बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस है। सिलेक्टर्स ने डिस्कशंस की, उसके बाद बाबर का फैसला हुआ, बाबर कैप्टन बन गया। इसके अलावा जितनी खबरें हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल वो फेक न्यूज है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जानना हर कोई चाह रहा है और हर कोई ये सवाल ही शायद जानना चाह रहा है, ज़्यादा दिलचस्पी यही है।
वो ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब हमें 1.5 साल से सिस्टम के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करने को आए। इंग्लैंड को हमने जिस तरह हराया, जो पिच बनाकर फिर हिकमत अमली जो थी, हमने जिस तरह से स्पिनर्स के साथ काम लिया, वो क्रेडिट आपको जाता है। फिर और चीज़ें जो हैं वो आपके इस वक्त क्रेडिट का हिस्सा हैं। अब जो जिस तरीके से नया मसवदा तैयार किया जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और रेड बॉल क्रिकेट को बचाने के लिए आपकी जो हिकमत अमली है, अब बिग माइंड बिहाइंड द सिस्टम वो नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ सब ये जानना चाहते हैं, शान 16 टेस्ट मैचेस के बाद हटाया जाता तो बहुत पहले हटा दिया जाता अगर उनकी कप्तानी पसंद नहीं आ रही होती। अब ऐसा क्या नज़र आ गया कि अब हटाना ज़रूरी हो गया? देखिए, आप किसी भी जब प्लेयर को कप्तान बनाते हैं तो मेरा तो अभी शान से इंटरेक्शन शुरू हुई ना, जब अक्टूबर 2004 में इंग्लैंड की सेकंड टेस्ट के ऊपर, तब से मैंने पीसीबी को ज्वाइन किया। 12-13 साल बाद मैं पीसीबी में आया, तो तब से सफर शुरू हुआ। और उसके दौरान इंग्लैंड की सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में बेहतर क्रिकेट खेली, सेंचुरियन का मैच बहुत क्लोज गया, टेस्ट मैच जीत सकते थे। उसके बाद आगे वेस्ट इंडीज भी 1-1 हो गया। वो मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह से सेंचुरियन का मैच हाथ से गया, आखिरी उनके टेल एंड 70 रन कर गए। और उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच था मुल्तान के अंदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 80 रन पे आउट हुई टीम, टेल एंडर इतना रन कर गए। साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच इन पिंडी, ये दोनों टेस्ट तो हमें किसी सूरत हार लेनी चाहिए थी। और जब आप देखते हैं कि एक कैप्टन जो है वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। आपको याद होगा कि जब मुल्तान में जो पिच को चेंज किया, टीम को चेंज किया, स्पिनर्स को लाया गया, तो उसकी कोई वजह ही होगी ना। जब आपने जाके कैप्टन से, कोच से पूछा, गिलेस्पी तब कोच थे, कि आपका क्या प्लान है, हम किस तरह से 20 विकेटें ले सकते हैं, इतने साल हो गए पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा। और उन्होंने कहा जी कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो 20 विकेटें नहीं ले रहे। तो जिसके बाद हमने कहा कि ठीक नहीं ले रहे, तो व्हाट इज सेकंड ऑप्शन है कि स्पिन पिच बना के, स्पिनर डाल के हम टेस्ट मैच जीतना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, कि हम टेस्ट मैच जीतना भूल चुके हैं। उसके बाद वो चेंज आई। अब उसके बाद अगर आप देखें तो जितने ये 16 टेस्ट मैच जो 3 साल के अरसे में हुए हैं, आप सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते हैं, और वो भी इन स्पिन पिचेस और स्पिनर्स के खिलाने से। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने जाके उधर बांग्लादेश में 2 टेस्ट खेले हैं, और उसमें आपके एक्सपीरियंस सारी टीम गई, बॉलर भी वही जो काफी अरसे से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है। लेकिन वहां जाके आपकी बॉलिंग ने दोबारा से 20 ओवर जो है वो 20 विकेटें नहीं ली। और कप्तानी के हवाले से जब आप एक रिपीटेबल परफॉर्मेंस आई जाती है, इवन के बांग्लादेश में भी वही रिपीट हुआ जो सेंचुरियन में हुआ, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, वो ऑपोजिशन के टेल भी हमसे आउट नहीं हो रही। वो ऊपर से कुछ विकेटें गिर भी जाती हैं, लेकिन वो जो टेल है वो इतनी ऐड कर देती है रन्स के आप मैच को जीत नहीं पाते हो, मैच से दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसी जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक कैप्टन किस तरह से उसके डिसीजंस आ रहे हैं, टॉस जीत के क्या डिसीजंस हो रहे हैं, आप जब बॉलिंग चेंजेस किस तरह से करते हैं, जो डीआरएस है वो कितना यूज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ना समझना बड़ा जरूरी है। हम उनको कम से कम थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये सिलेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो 15 का या 16 का जो स्क्वाड बनाते हैं, वो आप कोच और कैप्टन के साथ मशवरा करके एक उनको स्क्वाड बना देते हैं। वो फिर जो टीम है वो सुपुर्द हो जाती है आपके कोच और कैप्टन के पास। अब उन्होंने फैसला करना होता है टूर के ऊपर, या इवन जब पाकिस्तान में भी खेलते हैं, कि हमारी फाइनल 11 कौन सी होगी, ये उन्होंने फैसला करना है। और उसके बाद उनका बैटिंग ऑर्डर से लेके जो उनकी बॉलिंग चेंजेस हैं, ये फिर कप्तान के ऊपर ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है। अगर डीआरएस का फैसला करना है तो कप्तान ये डिसीजन लेता है कि कीपर से कितना पूछना है, बॉलर से कितना पूछना है, किस फील्डर से कितनी फीडबैक लेनी है, और उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेना है। आपने देखा 2-3 ऐसे डिसीजन थे वो जो मैच कॉस्ट कर गए। और एक और चीज जो आपका एक और हमारी जहां पे हमें थोड़ा सा
कंसर्न हुआ कि आपके 8 पॉइंट कट गए किस वजह से कि आपका जो ओवर रेट है वो स्लो था, बॉलर्स ने डिले किया। तो ये भी कैप्टन ने देखना होता है। और बिल्कुल, आखिर में मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सिलेक्शन वो में कि सलाहियत, जो चीज़ शायद पीसीबी को दरकार थी, जो सिस्टम को चाहिए थी, वो शायद नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल आपके मुतफिक हूँ। 16 टेस्ट के बाद हटाया गया, नाकामियों का एक बड़ा सिलसिला था, इसके बाद हटाया गया, बहुत अच्छा फैसला था, बहुत शायद पहले लेना चाहिए था, एक बोल्ड डिसीजन था, सही वक्त पर लिया गया। लेकिन एक और बड़ा बुनियादी सवाल है आकिब जावेद साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है, बाबर आजम आ तो गए हैं, क्या ये आर्जी तौर पर इनकी तैनाती हुई है? सारे एक्स क्रिकेटर्स यही कह रहे हैं कि ये टेम्पररी तैनाती है, शायद 2 सीरीज के लिए, इसके बाद बाबर को भी टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाएगा, ये खदशा तो नहीं है? नहीं, उनको ये ऐसा क्यों लग रहा है? शान के ऊपर आप बात कर रहे हैं, लोग भी बात कर रहे हैं कि उनको 3 साल दिए, मैं समझता हूँ देने चाहिए। ये नहीं जीत रहे थे, वो स्पिन पिचेस आई, बीच में एक सीरीज आप इंग्लैंड की जीत गए, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज बराबर हो गई, तो तब तक तो हटा नहीं सकते ना। अभी जब बांग्लादेश गए तो नहीं उस तरह के डिजायर रिजल्ट आए, तो बाबर को हम बना रहे हैं टेस्ट का कैप्टन, तो ये सोच के बना रहे हैं ना कि आगे 3 साल बाबर चले, कम से कम 3 साल चले। और ये अगर परफॉर्मेंस उसकी अपनी और टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो क्यों कोई किसी को चेंज करना चाहेगा? अगर कोई हमें डाउट है या हमें कुछ और प्रॉब्लम होती तो अभी हम किसी और को बना देते। ये सारे सिलेक्टर्स ने एक लॉन्ग टर्म सोचते हुए ये बिलीव किया कि बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन कि वो कैप्टन बने, और हम बनाते वक्त फिर अपने आप को डाउट में क्यों डालेंगे? मेरी तो विश है और सारी सिलेक्शन कमेटी भी ये सोचती है कि आप कैप्टन बनाएं, फिर उसको कम से कम को 3 साल उसको चलने दें। बट अगर वो ज्यादा परफॉर्म करता है तो 4-4, 5-5 साल भी कैप्टन सरवाइव करते हैं। लेकिन ये जो गेम है ना, ये चलती परफॉर्मेंस से, ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी, चाहे आप प्लेयर हैं चाहे आप कैप्टन हैं। बिल्कुल, इस बात से एग्री करता हूं सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। सर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह का टेस्ट करियर के हवाले से मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? आप सेलेक्टर हैं, आपसे ये सवाल बनता है, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्हें इस वक्त रेस्ट दिया गया है, या फिटनेस के मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें वो आने वाले टेस्ट सर्किट के अंदर नजर नहीं आएंगे? देखिए, उनके हवाले से ना बड़ी सिंपल बात है। देखिए, जो चॉइस है ना, एक जो यंग बच्चा है जैसे अली रजा है या हुनैन है या इस तरह के जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनका तो सारा मुस्तकबिल, सारी प्लानिंग जो है वो हम एनसीए में कर सकते हैं। जो एक एस्टेब्लिश प्लेयर है जो पिछले 7-8 साल से खेल रहे हैं, ये उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक प्लेयर ने ये साबित करना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो कौन सी क्रिकेट में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता है। और इंटरेस्ट सिर्फ बोलने से नहीं आता, उसके एक्शन से आता है कि वो साल में कितने वो T20 खेल रहा है, कितने वनडे खेल रहा है और कितने टेस्ट खेल रहा है। और ये रिफ्लेक्ट करती है नीचे भी कि आप अगर PSL है तो वो आपकी डोमेस्टिक लीग आ गई, उसके बाद आपकी जितनी और लीग्स हैं वो T20 की होगी, तो आपने कितनी दफा आपने फर्स्ट क्लास खेली, क्योंकि टेस्ट मैच की जो तैयारी है, जो उसकी प्रिपरेशन है, वो T20 से तो नहीं आ सकती। तो ये उनकी अपनी चॉइस है कि उन्होंने कट डाउन की अपनी 4 डे क्रिकेट। अब हमने इन्हीं वजहों से, इसी वजह से जो ये नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, अगर एक प्लेयर को मौका दिया जाए ताकि वो रेडी हो सके, अगर फर्स्ट क्लास खेलेगा तो ही रेडी होगा फर्स्ट अपनी रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ये उनकी अपनी भी चॉइस है। अगर वो नहीं खेल रहे 4 डे 2-2, 3-3, 4-4 साल से, तो इवेंचुअली उनकी जो टेस्ट क्रिकेट है या रेड बॉल की जो बॉलिंग है वो डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, बुनियादी सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी किस सिमत में काम कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि अब बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, एआई आ चुका है, इन्फो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर डेटा कलेक्ट करके टीमें तश्कील दी जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, एक नया एक्सपोजर है, नई जिद्दत का जो है सिलसिला जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा को देखकर अगर टीम बनाई जाती तो गाजी गौरी के तो इतने डोमेस्टिक के मैचेस नहीं हैं, और जिस तरीके से साद बेग और रोहिल नज़ीर ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया 4 डे क्रिकेट के अंदर, तो उनकी टीम में शमूलियत हो सकती थी। देखिए, जहां तक
आप बात कर रहे हैं ना कि AI और डाटा, देखिए इसकी अपनी एक यूज है, बट इसके ऊपर कभी भी आप 100% या ज्यादातर रिलाय नहीं करते। आपने देखना होता है कि टीम के अंदर जरूरत किस चीज की है। मैं भी थोड़ा पढ़ रहा था, लोग काफी बात कर रहे थे कि जी गाजी गौरी क्यों खेल रहे हैं, इवन के वनडे के अंदर भी, और वो क्यों 7 बेग क्यों नहीं खेल रहे, या टेस्ट के अंदर जो है वो क्यों नहीं 7 बेग को डाला गया। देखिए आपने ये देखना है कि अगर आपकी जो रिजवान की प्रॉब्लम हुई थी, तो रिजवान खेलते हैं नीचे, रिजवान खेलते हैं 4-5 के ऊपर, तो आप उसकी जगह ओपनर तो नहीं डाल सकते। सही बात है। 7 बेग जो ओपनर है, तो ओपनर को आप 5 नंबर पे तो नहीं खिला सकते कीपर की जगह। तो बिल्कुल। कई चीजें ऐसी हैं जो अगर समझे, और कई दफा लोगों को पता भी होता है लेकिन जान के वो थोड़ा सा उसको पुश करते हैं किसी प्लेयर का केस। बट हमें क्या प्रॉब्लम है, 7 बेग भी हमारा बच्चा है, इधर NCA में पिछले साल भी ट्रेंड हुआ, अभी भी यहाँ पे ही है। हमें क्यों किसी को किसी के ऊपर प्रेफरेंस देनी? हमने तो प्रेफरेंस देनी है कि अगर टीम में मिडिल ऑर्डर की जरूरत है तो मिडिल ऑर्डर ही आएगा, वो ओपनर तो नहीं आ जाएगा 5 नंबर पे खेलने। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक और सवाल उठ रहा है। रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज हुई, इमाद भट्ट का नाम सामने आया, लोग कहने लगे बहुत अच्छी बात है, 2 साल से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, देर आए दुरुस्त है, टीम का पार्ट तो बने। एक भी मैच उन्होंने खेला नहीं, अब वो ड्रॉप हो गए हैं। आमिर जमाल इज कंसीडरिंग अगेन, अच्छी बात है, आमिर जमाल काफ़ी टाइम से गायब थे, लेकिन अब वो वापस नज़र आ रहे हैं ऑन द बिग स्क्रीन। अब वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में नज़र आएंगे। तो फ्यूचर फिर इमाद भट्ट का क्या रहा? बस उन्होंने बांग्लादेश के लिए ट्रैवल किया, अब आगे वो उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आकिब जावेद साहब? देखिए उसमें एक चीज आपने अक्सर देखी होगी, हम ये बात सुनते भी रहते हैं कि एक आपकी 15 मेंबर्स की स्क्वाड सिलेक्ट होता है, 16 का होता है, तो वो ये कहते हैं कि जी बेंच पे क्यों बिठाया, खिलाया क्यों नहीं। पहला आपका टास्क होता है कि आपने 16 की टीम में आना है टेस्ट में, सही। फिर उसके बाद आपने 11 की कॉम्बिनेशन में आना है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई वहां पे आप सीरीज के अंदर टेस्ट मैच जीतने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ना कि वहां ट्रायल्स होते हैं कि हर एक बंदे को चांस मिल जाए। वो जो भी वहां सर्कमस्टांसेस थे, इमाद अपनी जगह 11 में ना बना पाए, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आप जा रहे हैं टीम के साथ और आपकी 11 के अंदर जगह नहीं बन रही, क्योंकि वहां आप कॉम्बिनेशन में आप फिट नहीं हो रहे। सोच यही थी कि इमाद चूंकि उस वो ही इज मोर ऑफ ए लाइक बैट्समैन हु बॉल्स, और जो हमारे जो सबसे बड़ा जो इशू हमारे सामने आजकल आ रहा है वो पेस का आ रहा है। वो भी 128 अराउंड बॉल करते हैं। हमारी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जो हमें डैमेज हुआ, जो हम समझते हैं कि जिस चीज की कमी फील की गई, वो पेस थी। इसीलिए आपने देखा होगा काफी फास्ट बॉलर को चेंज किया गया, नए बॉलर्स डाले गए। अब वो एक टाइम भी ऐसा था कि आप PSL के 40 दिन सारे लोग जो है वो PSL में इन्वॉल्व हैं, और एक वीक के बाद आपने ट्रेवल करना है। अब ये टाइम वो खत्म हो गया जो पुराने जमाने का कि जी 80s या 90s में टीम जाती थी, टेस्ट की पहले कैंप्स लगते थे, फिर वहां जाके आप 3 डे मैचेस खेलते थे, फिर टेस्ट। आज टाइम बहुत आपने खत्म किया, PSL हफ्ते बाद आप वहां चले गए। उस वक्त हम इस सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर थे कि इमाद ने चूंकि परफॉर्म किया है तो वहां जाके ये एक रोल प्ले करेंगे, लेकिन वहां गए तो टीम मैनेजमेंट ने फील किया कि ये इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो आमिर जमाल यहाँ पे जो 1.5 महीना आपने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, उसमें फिर आपको एक कंपैरिजन मिलता है। आमिर जमाल उसने जो स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू स्कोर किए, आउट किए, इंजरी का शिकार हो गए, दीगर मसाइल का शिकार हो गए, लेकिन अब जब वो पूरा सीजन खेले, जब इन दोनों को हमने यहाँ कैंप में एवरी डे जज किया, देखा, तो आमिर जमाल
जो हमें लगा कि एक 37, 137, 140 तक पेस भी दिखा रहे हैं, लंबे लंबे स्पेल भी कर रहे हैं, तो अब ये फैसला था हमारा कि नहीं, हमें पेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आमिर जमाल अब फुली फिट हैं और ही लुक मच बेटर कि वो एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं और प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। तो इस वजह से आमिर जमाल को हमने लेकर आए हैं। अच्छा आकिब भाई, हमें याद है आपका एरा जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ विकेट्स, दुनिया क्रिकेट हैरान थी, गर्विदा आप लोगों ने कर दिया था। आप हों और दीगर उस वक्त के जितने फास्ट बॉलर्स थे, लंबे लंबे स्पेल्स करते थे, ना इंजरी का मसला, ना फटीक का कोई इशू। अब के जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंजरीज के मसाइल, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हमें खेलने जाना होता है, हमारे प्राइमरी फास्ट बॉलर इंजरी से 2-4 हो जाते हैं, ये फिटनेस के मसाइल सामने आ जाते हैं। क्या वजूहात हैं? आप एक ग्रेट माइंड है, सिस्टम के साथ जुड़े हुए, हमने देखा आप सिस्टम के साथ आए, जो नताइज नहीं आ रहे थे वो आने लगे। तो इसका हल क्या है? इस पर भी आप लोगों की डिस्कशन यकीनी तौर पर होती रहेगी। देखिए, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये टू मच T20 क्रिकेट। सही। अगर आप देखें बहुत गौर से, तो जब एक बॉलर को पता होता है कि उसने 4 ओवर कराने हैं, 4 ओवर भी 2 स्पेल में कराने हैं, तो दो ओवर करेगा, फिर गैप आएगा, फिर 2 ओवर करेगा, तो जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। बॉलर को पता होता है मैंने सिर्फ 12 बॉल करने हैं। आपको सबसे ज्यादा जो पेस है वो T20 में बॉलर की नजर आएगी, और बीच में गैप्स आते हैं। और आपकी जो फिटनेस है, बॉलिंग फिटनेस, चूंकि आप अगर देखें तो नेशनल लेवल पे भी आजकल ये बहुत ज्यादा चैलेंज है कि आपके 35, 34, 35, 36 वन हो रहे हैं। T20 8 से 10 वनडे होते हैं, 5 से 6 टेस्ट मैच होते हैं। तो ज्यादातर ये शॉर्ट फॉर्म के ऊपर जो बॉलिंग लोड है, एक होता है ओवरलोड, एक होता है लेसर लोड, वो भी उतना ही खतरनाक होता है। ये फर्स्ट क्लास खेलते नहीं है। और एक जो होता था, जो आपका बीच में गैप, ऑफ सीजन, इनका ऑफ सीजन है ही नहीं। 12 महीने पैचेस में कोई ना कोई लीग, कोई ना कोई सीरीज चलती रहती है और इनको टाइम नहीं मिलता। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आफ्टर 14-15 ईयर्स ये कैंप लगे हैं जिसमें नेशनल टीम के प्लेयर सारे इन्वॉल्व हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लंबे लंबे स्पेल कर रहे हैं। और 4 डे क्रिकेट का ना खेलना, और हर वक्त टू मैनी T20 गेम्स, शॉर्ट बर्स्ट, ब्रेक मोर, क्योंकि आपको शॉर्ट ओवर्स के लिए आते हैं, आप जरूर से ज्यादा जोर आप लगाते हैं, और ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो यूज टू नहीं होती टू बॉल मोर, और बॉलिंग मसल उस तरह से डेवलप नहीं होती। इसी को ड्रेस करने के लिए ये जो अभी आपने देखा होगा, हमने जो रिटेनर्स देने हैं या डिसाइड किया है, उसमें 20 ऐसे प्लेयर हैं जो यंग हैं, जिनको डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने हैं, जिनके ऊपर उनको हमने गाइड करना है कि आपकी डेवलपमेंट में जरूरी है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करो। यंग प्लेयर हो, यू शुड प्ले मोर ऑफ 4 डे, 1 डे एंड देन T20। अगर एकदम से वो T20 में यहाँ चले जाते हैं और 4 डे उनके कम होने शुरू हो जाए, तो उनकी कभी भी जो गेम है उस तरह से वो डेवलप नहीं होगा। अच्छा आकिब भाई, आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक खबरें जो है ज़्यादातर फेक न्यूज़ वो ज़्यादा गर्दिश कर रही होती है। आपने सही कहा कि हम बोलते कुछ ऐसी बातें हैं नहीं जो बातें शायद मार्केट में हो रही होती हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री में हो रही होती हैं। तो ये भी बताइएगा, USA से मुतालिक बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त संजीदा है, अपने कुछ खिलाड़ी जो हैं उनको USA भेजेगा, जहाँ उनकी टेक्निक्स पर काम किया जाएगा और हार्ड हिटिंग और इन पर काम किया जाएगा, उनकी फिजिक एंड फिटनेस पर काम किया जाएगा। इस बात में भी सदाकत है, कोई सच्चाई है, ऐसा होने जा रहा है, कुछ प्लान्स का हिस्सा है ऐसा आकिब जावेद साहब? देखिए, एक डिस्कशन हुई थी, एक प्लानिंग हो रही थी कि देखिए वो उसकी एक ना स्पेसिफिक रीजन थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है जिसको हम अमेरिका जाके, US जाके प्लेयर्स को हम वहां ट्रेन करेंगे। एक बात हुई थी कि एक स्पेशलाइज्ड पावर हिटिंग, और चूंकि एक चीज तो हम मानते हैं और माननी पड़ेगी कि जिस तरह से स्पोर्ट्स इंजरीज को, या जिस तरह से स्पोर्ट्स की फिटनेस के हवाले से
यूएस हमारे से आगे है अगर आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीजों की बात करें। एग्री। मैं इसको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे अली रजा है, उनके थोड़े से मसाइल चल रहे हैं, उनका हमारा था कि इनको अमेरिका भेजे, इनके पूरे जो है ना बॉडी को स्कैन किया जाए, इनके मसल्स, इनके टेंडन्स, इनके जॉइंट्स, इनकी सारी बोन्स, ताकि खासे 1-1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक मजबूत बॉडी बने। कोशिश इतनी थी कि इनको मैक्सिमम इनके टेस्ट हो, मैक्सिमम डायग्नोसिस हो, मैक्सिमम इनकी डाइट, इनके लिए राइट डाइट कौन सी है, ताकि ये इतने इतने मजबूत और फिट होके हम इनको लाए सीजन में, ताकि ये बीच में ब्रेक डाउन ना हो। दूसरा ये तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जैसे कि पावर हिटिंग है, वहाँ कुछ बेसबॉल एक्सपर्टीज को लेके एक आधे कोई पावर हिटिंग कंसल्टेंट के साथ ये सेशंस करने थे। ये बिल्कुल बात नहीं है कि हम उनको फॉर ऑल द ट्रेनिंग वहां पे हम यूएस में भेजने का सोच रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से नाम है सर, हमारे लिए आसानी करें, व्यूअर्स के लिए आसानी करें, कुछ नाम भी सामने आ रहे थे इसमें, वो कौन से नाम है जो यूएसए जाएंगे? जी उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, जैसे एक है जैसे अली रजा है, उसकी ये थी कि जरा फिटनेस के ऊपर फोकस हो। फवाद अली एक लड़का था, आपको याद होगा, कराची से वो पीएसएल खेले थे, ही क्लॉक्ड गोल्ड एट लाइक 150 किलोमीटर। उसके बाद उनकी वो एक इंजरी में चले गए, बैक इंजरी में चले गए, और उनका यहाँ जितने भी डॉक्टर्स थे सबकी ये डिस्कशन थी कि इसका अब ऑपरेट कराया जाएगा, जिसके ऊपर आई वाज कंसर्न कि जो असल में जो स्पोर्ट्स फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, वो आपको यूएस में बेहतर मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद जो रीहैब है वो जितना एक्सपीरियंस होगा किसी का स्पोर्ट्स इंजरीज का, तो ये जो टैलेंट है इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। बैटिंग के हवाले से नाफे हैं, जिस तरह का उनका स्टाइल है, मजीद उनको पावर हिटिंग के लिए भेजना था। न्याजी हैं जैसे मिडिल ऑर्डर में जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक लोग थे कि जिनको असल में पावर हिटिंग की जरूरत है, मिडिल ऑर्डर्स हैं जो कि ये जाएं और वहां से अपनी गेम को मजीद बेहतर करें। साइम को भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि साइम से मुतालिक बड़ी खबरें थी। नहीं साइम नहीं था उसमें। अच्छा, साइम उसमें नहीं था। उसमें साइम नहीं थे। अच्छा सर, अब बात अगर हम कर रहे हैं आपके साथ अगर बात करें, और फिर जो हाल ही में हमने एशिया कप खेला, पाकिस्तान टीम तमाम टीमों पर हावी थी, लेकिन इंडिया के साथ हमारे 3 मुकाबले हुए और तीनों मुकाबलों में शिकस्त हुई। कुछ हमारी गलतियां भी थी, कुछ कोताहियां भी थी, अगर सही वक्त पर सही कैचेस हो जाते तो वो हम मैचेस बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे हम, क्योंकि हमने देखा उस वक्त मुसलसल बात की जा रही थी एशिया कप से पहले कि जो टीम की सिलेक्शन है वो बेहतर नहीं है। अब मैं रिसेंटली देख रहा था, रमीज़ हसन राजा साहब भी बड़े नाराज़ थे कि जब भी बड़ा इवेंट होता है जो टीम हमें चाहिए होती है वो डिज़ायरिंग टीम होती नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप देखें तो जो भी टीम एशिया कप में गई थी, या जो अभी ये टेस्ट टीम की अभी हमने भेजी है, हमेशा जो आपके 10-12 प्लेयर तो वही सिमिलर होते हैं। अगर किसी टीम के पास 10 भी परमानेंट प्लेयर्स नहीं है तो वो टीम भी बहुत बुरी है। अब उसमें होता ही है कि आपके हमेशा सिलेक्शन में भी हम बड़ी सिलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं ना कि सिलेक्शन एक सीरीज से दूसरी सीरीज या एक टूर्नामेंट से दूसरी टूर्नामेंट में 4 से 5 लोगों का मैक्सिमम उनमें चेंज आती है। तो उसमें अगर एशिया कप था तो उसमें कौन सा एक ऐसा प्लेयर को मिस कर दिया या मिस हो गया कि जिसकी वजह से असल में बात ये की जाती है आकिब जावेद साहब, हार गए। जी आकिब जावेद साहब, बात ये की जाती है सुफियान मुकीम जो है वो सीजनली परफॉर्म कर रहे थे, टीम के साथ थे। फैसल अकरम जो है वो चाइना मैन थे, शायद वो उस कंडीशंस के लिए बड़े बेहतर थे। आपने उस्मान तारिक को जो है सिस्टम का टीम का हिस्सा बना दिया, इसकी वजह से बड़ी तनकीद होती है। इस पर क्या कहेंगे? क्या वो उस वक्त फिट नहीं थे फैसल अकरम और सुफियान टीम के लिए? देखिए, सुफियान तो टीम के बहुत क्लोज साथ भी रहे, अभी भी सुफियान टीम के साथ है, लेकिन बात यह ना कि आपने कोई ना कोई बात करनी है कि जी सिलेक्शन खराब हो रही है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में बात हो रही थी कि सुफियान को क्यों नहीं खिलाया,
तब उस बेचारे ने एक वनडे मैच उससे पहले खेला था। और उसके बाद अभी तक भी इज अ गुड T20 प्लेयर और वनडे में भी बहुत बेहतर बॉलर अभी डेवलप हो रहा है। उस्मान तारिक को खिलाना मैं समझता हूं कि उस वक्त एशिया कप के अंदर और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक अनयूजुअल नया एक ऑप्शन आई जो कि समझ नहीं आ रही थी। तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। और ये कभी ऐसे थोड़ी होता है कि अगर सुफियान वकीम होते या एक फैसल जो अभी तक खेला ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम इतना कहते कि अगर वो होता फैसल अकरम तो हम एशिया कप जीत जाते। इसका मतलब ये है कि एक जो टीम के अंदर 15वां प्लेयर है वो बगैर खेले वो इतना इफेक्टिव है कि वो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हार से जीत की तरफ बदल जाता है। देखिए, आप जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन आपके जो जो कोर ग्रुप है वो 10-12 प्लेयर वो वही होते हैं। और कोर में आने के लिए आपको 2-3 साल परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, फिर आप उस टीम का कोर ग्रुप में आते हैं जो मैच विनिंग आपके प्लेयर्स होते हैं। नहीं, मैं समझ गया, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया है वैसे आकिब जावेद साहब, कि जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं शायद आजकल बड़े फ्री भी हैं, वो तनकीद बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपने उनको कहा आप तनकीद करें लेकिन थोड़े रियलिस्टिक होकर तनकीद करें, मज़ा भी आएगा। ये बिल्कुल अच्छी बात की आपने। लेकिन साथ साथ मुझे आकिब जावेद साहब ये बताएं कि इस वक्त क्या हमारे पास प्लान है, जो 2027 वर्ल्ड कप हमने खेलने जाना है, शाहीन शाह अफरीदी हमारे कप्तान हैं, तो क्या हमारी हिकमत अमली है, हमारी टीम क्या है, उस पर कितना काम किया जा रहा है? मैंने मुख्तलिफ आपके इंटरव्यूज सुने, उससे समझ में आ रहा है शायद कुछ प्लान्स हैं हमारे पास और रिजल्ट शायद नजर आएंगे, उम्मीद है कुछ चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। देखिए, जब ना ये आप आज की क्रिकेट के ऊपर ना बहुत मुश्किल है कोई कमेंट कर देना कि जी आपकी ओवरऑल जो क्रिकेट है वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। हाँ, रेड बॉल में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जो वनडे क्रिकेट है, जो आपकी T20 क्रिकेट है, आपकी बेहतर हो रही है। बेहतर का मतलब क्या है कि आप पिछले 1.5 साल से कोई सीरीज नहीं हारे। आप जो भी ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, आप ये सीरीज जीत रहे हैं। आप एशिया कप के फाइनल में भी कितने सालों बाद पहुंचे और इंडिया से आप अच्छा मैच खेले। ये हमेशा जो क्रिकेटर्स भी हैं, एक्स क्रिकेटर्स हो, चाहे आपके टीवी एक्सपर्ट्स हो या लोग भी हो, ये पहले प्लेयर्स को कहते हैं आप लड़के आप फाइनल में पहुंचो, लड़के हार भी जाओ तो हम आपको बैक करेंगे, और बाद में मुकर जाते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं वो जो फाइनल अभी तक मुझे याद है, उस पूरी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बड़ी फाइट की। Yes. और जीतना लाजमी है, जीतना चाहिए, लेकिन फिर अगर आप एक एफर्ट के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं कि जी 2027 के लिए पाकिस्तानी टीम के क्या प्लान्स हैं, देखिए प्लान्स जो होते हैं ना, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में 4 साल का एक फासला है। उस 4 सालों में आपने ये साबित करना है, रेलेवेंट होना है कि आप क्या दुनिया की टॉप 4 टीम में हैं, तो फिर ही आप क्लेम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारा 4 साल हारते रहे और जाके ख्वाहिश आपकी ये हो, आपकी टीम जो है 8वें नंबर पे रैंक कर रही हो, तो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ये आपकी एक एक सीरीज, एक एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो कमिंग अक्टूबर से जो एक शुरू होगा स्पेल ऑफ मैचेस, उसमें अब हम उस तरफ जाएंगे जहां तब तक एक साल के पास आपका वर्ल्ड कप होगा। इसी के प्लान के मुताबिक अभी अगस्त में हम 4 टीमें बना रहे हैं, पाकिस्तान की बेस्ट 450 ओवर टीम्स। उनके हर टीम में बैलेंस हम टीमें बनाएंगे, उनके मैचेस होंगे, ताकि हम जो वर्ल्ड कप के आपके 20 प्लेयर्स हैं अभी से उनको हम अलहदा करें, उनके ऊपर फोकस करें, जो जो रोल्स हैं उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाए। और पाकिस्तान ODI में 5वें नंबर पे है, और सबसे पहली कोशिश ये होगी जो कि रियलिस्टिक मुझे एक लग रहा है गोल के आप टॉप 4 में हो। जब टॉप 4 में होंगे तो फिर आप रेलिवेंट होंगे, लोग आपको सीरियसली थ्रेट समझेंगे और आप
को अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो परफॉर्मेंस से आता है, बातों से नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए ये प्लान है कि आगे जाके हमारे स्पिनर्स की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिनर्स हमारे पास बहुत अच्छे आ गए, स्पिन ऑलराउंडर्स भी अच्छे आ गए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में एक आधी ऑप्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, एक जो पेस बॉलिंग, चाहे वो रेड बॉल है चाहे वो वाइट बॉल है, रियल पेस, उसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। 3 से 4 बॉलर हम इस समर में खत्म होने तक हम उनको रेडी करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट सीजन आए तो उसके अंदर आपके पास कोई 2-3 ऐसे बॉलर हो जो रियल पेस से बॉल करे, 150 अराउंड उनकी पेस हो, जो कि एक काफी अरसे से मुझे खुद भी इस चीज का बहुत एहसास है कि पाकिस्तान एंड विदाउट रियल पेस, ये कोई बात हमें भी हमें भी हजम नहीं होती। बिल्कुल, तो किसी को मजा नहीं आ रहा सर, काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किसी को मजा नहीं आ रहा सर। आकिब जावेद साहब, आप जो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की पहचान ही फास्ट बॉलिंग थी, और अब फास्ट बॉलर्स होने के बाद भी नताइज ना हो तो फिर तो बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपके आजकल हर बातें, हर बयान टीवी चैनल्स की शह सुर्खियां बन जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, हेडलाइंस बन जाती है, लेकिन आपने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया हाल ही में और आपने कहा कि हम 2 वजूहात थी जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो है ऊपर नहीं आई। एक वो दहशत गर्दाना वाक़या जो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट नहीं आया, और फिर वो सलमान बट, आमिर और आसिफ वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ऊपर नहीं आई। इस पर मोहम्मद आसिफ से मेरी बात हुई, वो बड़े नाखुश थे। वो कह रहे थे आकिब जावेद साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन 20 साल पुराना माजी का किस्सा जो है वो उन्होंने ले आए बीच में। जबकि इस पर तनवीर अहमद जो है वो कह रहे हैं कि आकिब भाई, आप ये तनकीद कर रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, आपका अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 2011 में मोहाली में इंडिया के खिलाफ फाइनल खेले, और इसके बाद 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। इसके बाद भी आगे हम मुख्तलिफ इवेंट्स के फाइनल्स तक आए। तो क्रिकेट नीचे नहीं गई। अगर इस तरह कहा जा रहा है क्रिकेट नीचे गई, तो ऐसे नीचे तो नहीं गई हमारी क्रिकेट। देखिए, इसको मैं किस वजह से ये बात पता की थी, इसलिए की थी कि 2009 में जो इंसिडेंट हुआ श्रीलंका का, उसके बाद आपकी सारी क्रिकेट कोई 10-12 साल पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हुई। सही। आपकी क्रिकेट यूएई में चली गई, आपके जो पीछे जो अकेडमीज थी वो बंद हो गई, आपके स्टेडियम जो है वो टूट फूट गए। अभी आके इस चेयरमैन ने आपका लाहौर का नया स्टेडियम बनाया, कराची के स्टेडियम के ऊपर काम हो रहा है, उधर पिंडी वाला स्टेडियम बेहतर किया है, इस्लामाबाद में स्टेडियम बन रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही टूट फूट गया। आपकी जो इतनी 12-14 साल जो बच्चे थे, उन्होंने अपने जो उनके स्टार प्लेयर थे उनको ग्राउंड में नहीं देखा, लोग ग्राउंड का रुख भूल गए थे, जिसकी वजह से आपकी जो नई नस्ल जो तैयार होनी थी जो एकेडमीज में या सिस्टम के अंदर, वो स्लो डाउन हुई। और दूसरा, जो आसिफ को नाराज नहीं होना चाहिए था, आसिफ को मैं रेट करता हूं कि जिस तरह से आमिर और आसिफ लोग बात करते हैं ना, 2 Ws की, वसीम एंड वकार, ये वो 2 लोग थे कि वो अगर अपनी पीक के ऊपर 4-5 साल और खेलते तो हम हो सकता है वकार वसीम से भी ये आगे निकल जाते, और आज सिर्फ उनकी बात हो रही होती। मुझे उनके जो लॉस है उसका अफसोस है, और उसका पाकिस्तान क्रिकेट की ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि ये 2 ऐसे मैच विनर बॉलर्स थे कि पाकिस्तान की टीम को किधर से किधर ले जाते। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है। जनाब आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और वो यही कह रहे थे कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से शायद तनकीद हो रही है सिस्टम पर, पीसीबी पर, सेलेक्टर्स पर, ये तनकीद अगर जायज़ तनकीद होती तो तनकीद को सुनने में भी मज़ा आता। ये कहना है जनाब आकिब जावेद साहब का, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और ख़ुसूसी तौर पर हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे। आज के जो प्रोग्राम आप हमारी स्क्रीन से मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 की स्क्रीन पर, इसमें पीसीबी की जो मीडिया टीम है उसका बड़ा जो है किरदार है, ख़ास तौर पर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मीडिया जनाब आमिर मीर साहब का, और साथ साथ मैं बात करूंगा रज़ा साहब का ही बड़ा जो इसमें कलीदी किरदार है, और नज़ीर साहब हैं, गिलानी साहब हैं, सबका बड़ा किरदार है, और आकिब जावेद साहब प्रोग्राम का पार्ट बने। इनकी बड़ी नवाजिश के इन्होंने हमारे लिए खुसूसी टाइम निकाला। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।